आप इस टाइम न्यूज़ में देख रहे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस समय न्यूज़ में पूरी तरह छाया हुआ है। हर जगह उसके बारे में बात हो रही है। और क्यों ना हो, दुनिया में जितना भी ऑयल जा रहा है उसका 1/5 यानी 20% ऑयल उसी स्ट्रेट से गुजरता है। अब यूएसए ने कहा है कि उन्होंने ईरान की लीडरशिप को पूरी तरह डिकैपिटेट कर दिया है, जो टॉप लीडरशिप है उनको ख़त्म कर दिया है। पर फिर भी ट्रंप अपने नेटो एलाइज की और कुछ ऐसे एलाइज की हेल्प मांग रहे हैं जो कि एक्चुअल एलाइज भी नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना की हेल्प मांग रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने में बाकी देश उनकी मदद करें ताकि यहाँ से ऑयल लगातार फ्लो होता रहे। अगर एग्जैक्टली बोलें तो ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया के पोस्ट में किया था कि चाइना, फ्रांस, यूके, साउथ कोरिया और जापान, इन 5 कंट्री से वो हेल्प मांग रहे हैं इस स्ट्रेट को सिक्योर करने के लिए। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा सुपर पावर है यूएस, इनफैक्ट कह सकते हो आपकी दुनिया का इस समय सबसे बड़ा सुपर पावर है। वो कंट्री इस छोटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर क्यों नहीं कर पा रहा? और अगर इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है उसको सिक्योर करने को लेके, तो ऐसा क्यों नहीं है कि यूएस डायरेक्टली उस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑक्यूपाई कर ले? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान बाकी देशों से मदद लेने के बजाय एक बार एक मिलिट्री ऑपरेशन करे और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में कर ले, वो यूएस के नीचे आ जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण एक्चुअली कुछ टेक्निकल है, कुछ पॉलिटिकल है, और इन दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है एक स्ट्रेट से। स्ट्रेट क्या होता है? ये एक पानी की एक ऐसी बॉडी होती है जो दो तरफ से ज़मीन से घिरी है। ना इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक वाटर वे होता है, यानी एक रास्ता होता है पानी पे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में इस समय, पर दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रेट्स पड़ते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट ऑफ सुशिमा है। अगर आपने मेरा रूसो जापानीज वॉर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बात की थी कि कैसे स्ट्रेट ऑफ सुशिमा में ही जापानीज नेवी ने कैसे रशियन फ्लीट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि स्पेन के पास है और ये यू के कंट्रोल करता है। फिर एक है बेरिंग स्ट्रेट, ये है यूएस और रशिया के बीच में, यूएस का अलास्का की टेरिटरी और रशिया की साइबेरिया के बीच में एक छोटा सा जो एरिया है पानी का, उसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ कारणों की वजह से ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ज़्यादा पॉपुलर है। पहली चीज़ है कि ये स्ट्रेट इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, खास करके एशियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इस स्ट्रेट से दुनिया की 1/5 ऑयल सप्लाई पास होती है। दूसरी बात जो इस स्ट्रेट को कुछ खास बनाती है वो ये है कि स्ट्रेट बहुत बहुत नैरो है, बहुत पतला है। अपने नैरोएस्ट पॉइंट पे ये स्ट्रेट सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। आप इमेजिन करिए जब आपकी शिप्स इतने 1-1 किलोमीटर की आपकी शिप होती है जब, और 4-5 शिप्स के साथ गुजरना है, तो उनको बहुत वाटर में क्लियरेंस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 शिप्स की एकदम सटा के चला लें, आपको डिस्टेंस चाहिए होता है। तो उतने पतले स्ट्रेट से जब आप बहुत सारी शिप्स को गुजार रहे हो तो आप जानते हो कि वो स्ट्रेट कितना बड़ा चोक पॉइंट बन सकता है। उस पतले से, उस नैरो से स्ट्रेट को अगर किसी भी कंट्री ने ऑक्यूपाई कर लिया तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे एरिया में जितना भी ऑयल सप्लाई हो रहा है उसको डोमिनेट कर सकता है। सभी बात जानते हैं कि ईरान ने इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रोक लगा के रखी है, वहाँ से ऑयल इजीली पास नहीं हो पा रहा है, और इस बात से यूएस के एलाइज को और अल्टीमेटली यूएस को बहुत तकलीफ हो रही है। और यूएस कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट ओपन किया जाए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए अभी ट्रंप ने मदद मांगी अपने एलाइज की। तो उसी बात पे वापस आते हैं कि ऐसा क्यों है कि यूएस खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर नहीं कर सकता। इसके टेक्निकल रीजन अगर हम देखें तो मिलिट्री के स्टैंड पॉइंट से आप एक्चुअली टेक ओवर करोगे कैसे? पहले बात करते हैं नेवी की। अब यूएस के पास इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर नेवी है। उनके पास बहुत मॉडर्न बैटलशिप्स हैं, उनके पास ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पर इन मॉडर्न बैटलशिप्स, इन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उतने पतले स्ट्रेट में लेके जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जब ये ओपन ओशन में रहते हैं तब तो ये बहुत इफेक्टिव हैं, इनको अटैक करना इतना आसान नहीं होता। पर जब ये ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे दोनों तरफ ज़मीन बहुत नज़दीक है, जैसे मैंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने सबसे पतले पॉइंट पे सिर्फ 33 किलोमीटर पतला है। मान लीजिए कि आपने अपने जहाज़ों को, डिस्ट्रॉयर्स को, फ्रिगेट्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया में लेके आ गए। अब आपको खतरा है
उन शोर बैटरी से, यानी उन नेवल गन से जो कि ईरान ने अपने कोस्ट पे लगा के रखी है। तो मान लीजिए कि अगर कोई यूएस की शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आती है तो ईरान के कोस्ट पे जो गन्स लगी हैं वो इतने आसानी से इनको टारगेट कर सकती हैं, क्योंकि अगेन डिस्टेंस बहुत कम है उस शिप में और कोस्टल गन्स में डिस्टेंस इतना कम है कि इजीली उन गन्स की रेंज में ये शिप्स आ जाएंगी। इसी वजह से एक बड़ा नेवल ऑपरेशन करना यूएस नेवी के लिए वहां पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब कहा जाए तो बहरेन में, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इतने नज़दीक है, बहरेन में यूएस की 5th फ्लीट है, पर वो फ्लीट डायरेक्टली यहाँ पे एक नेवल एक्शन करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। दूसरा एडवांटेज है ईरान के पास कि वो स्वॉर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान के पास बड़ी बड़ी बैटल शिप्स, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है, पर उनके पास बहुत छोटी छोटी गन बोट्स हैं, छोटे छोटे ऐसे वेसल्स हैं जो कि किसी ऐसी नेवल फोर्स को बहुत हैरेस कर सकते हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही है। तो अगर कोई बड़ी बड़ी मॉडर्न बैटल शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आती हैं तो ईरान अपनी तरफ से 50-60 छोटी छोटी बोट्स को लॉन्च कर देगा। हालांकि इन छोटी छोटी बोट्स को बड़ी बोट्स हैंडल तो कर सकती हैं, पर आप इमेजिन करिए कि आप एक नेवल ऑपरेशन करने गए हैं और लगातार एनिमी की छोटी छोटी बोट्स आपको परेशान कर रही हैं, तो वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। आप चाहोगे कि ये जो छोटी छोटी बोट्स आपको टॉर्पीडो फायर कर रही हैं, किसी भी तरह से परेशान कर रही है, वो ना करें। और वो करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के पास आप कह सकते हैं कि इस समय पे हजारों ऐसी छोटी बोट्स हैं जो कि वो उस एरिया में लॉन्च कर सकते हैं। तीसरी बात है मिसाइल्स। जैसे मैंने कहा कि जब ओपन सी में कोई बड़ी बैटलशिप रहती है और उसके ऊपर जो रडार लगा होता है, उस रडार ने अगर शिप को बताया कि उसकी तरफ एक मिसाइल आ रही है, तो फिर उस शिप के पास अगर एंटी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो इंटरसेप्टर्स फायर कर सकते हैं इनकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए। ये तब होता है जब आप ओपन ओशन में हो, पर अगर आप स्ट्रेट में हो, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ज़मीन इतने नज़दीक है, तो ज़मीन के कोस्ट के बिल्कुल पास किसी ने, जब एनिमी ने मिसाइल फायर की, आपको पता चला कि एनिमी ने फायर कर दिया मिसाइल, पर आपके पास रिएक्ट करने का, इंटरसेप्टर मिसाइल भेजने का टाइम ही इतना कम होता है कि आप वो कर ही नहीं पाओगे। आपके पास है इंटरसेप्टर्स, आपके पास तरीका है इंटरसेप्टर्स लॉन्च करने का, पर इस सब में टाइम लगता है, कुछ मिनट तो आपको लगते ही हैं। पर अगर ईरान के कोस्ट के पास अगर कुछ मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ से मिसाइल निकली, एक बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसको रोकने का टाइम यूएस की शिप्स को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मिसाइल अटैक्स के प्रति भी यूएस की वॉरशिप्स हाईली वल्नरेबल रहेंगी अगर वो कोई नेवल ऑपरेशन यहाँ पे अटेम्प्ट करती हैं। तो इसी वजह से ये भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कैसे यूएस और इजराइल कोशिश कर रहे हैं ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि वो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर ना कर पाए। अगला एडवांटेज ईरान के पास ये है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना पतला है, तो उस पूरे पानी को वो लोग माइन कर सकते हैं, और वो माइन कर रहे हैं। किसी पानी को माइन करना मतलब ये होता है कि आपने अपनी कुछ शिप्स को भेज के उस पानी में कुछ नेवल एक्सप्लोजिव्स, ऐसे बॉम्ब डाल दिए हैं जो कि नेवी में यूज होते हैं। वो बॉम्ब कैसे काम करते हैं, जब उनके पास से कोई शिप गुजरेगी तो माइन एक्सप्लोड करेगा और वो शिप को डुबा सकता है। तो इस समय ईरान यही कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत एक्सटेंसिवली माइन कर रहे हैं, और यूएस कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई माइनिंग शिप ईरान की दिखाई पड़ती है कोस्ट पे, तो उस पे यूएस की शिप्स हमला करती हैं या फिर यूएस के ड्रोन हमला करते हैं, क्योंकि उनको ये इंश्योर करना है कि ईरान इस पूरे एरिया को माइन ना कर पाए। क्योंकि अगर उन्होंने पूरी तरह कर दिया तो एक तरह से कोई भी बड़ी शिप, चाहे वो यूएस की बैटल शिप हो या कोई मर्चेंट शिप भी हो, वो वहाँ से पास करने में घबराएंगे, क्योंकि हमेशा ये डर लगा रहेगा कि अरे भाई, हम जहाँ से पास कर रहे हैं वहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है। ये तो मिलिट्री की बात हो गई, पर अगर आप सिर्फ एक कमर्शियल कैप्टन के नज़र से सोच के देखिए, कोई एक कमर्शियल शिप है जिसमें सामान जा रहा है या फिर मान लीजिए बहुत ऑयल जा रहा है, उस शिप का कैप्टन एक सिविलियन है और उसको बोला गया कि भाई तुझे जाना है उस एरिया से जहाँ पे बहुत खतरा है कि माइंस होंगी वहाँ पे, तो ज़्यादातर सिविलियन कैप्टन्स उस बात से पीछे हटेंगे। और इसी वजह से आप देख रहे हैं इस समय कि माइनिंग के डर की वजह से सिर्फ ये डर ही काफ़ी होता है बहुत सारे सिविलियन जहाज़ों को उस एरिया में जाने से रोकने के लिए। आपने कैप्टन फिलिप्स मूवी देखी होगी कि जब उनको वार्निंग दी गई थी कि जिस पानी में आप सेल करने वाले हो वहाँ पे पायरेट्स हैं, तो कैसे जो शिप का पूरा क्रू था वो इस बात से बहुत कतरा रहा था कि हम इस पानी में क्यों जा रहे हैं जब हमको पता है कि वहाँ पे पायरेट्स हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मिलिट्री को आप फोर्स कर सकते हो, मिलिट्री को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि वहाँ माइंस हैं पर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, पर सिविलियंस को ऐसा करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सारे कारणों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक किल जोन बन के रखा है, यानी उस एरिया में कोई भी बाहर से फोर्स आके उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है, टेक ओवर करने की कोशिश करती है, तो उनको बहुत हैवी कैजुअलिटीज होंगी, बहुत खर्चा होगा, और आप कह सकते हैं कि इतना लंबा वो कैंपेन चलेगा कि
अगर यूएस है दूसरी साइड पे, तो उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो इतने महंगे और इतने जानलेवा कैंपेन के लिए रेडी हैं कि नहीं। तो मटेरियल स्टैंड पॉइंट से, ह्यूमन लाइफ के स्टैंड पॉइंट से यूएस के लिए ये ऑपरेशन बहुत महंगा हो। तो एक नेवल कैंपेन करके यूएस के लिए ये बहुत मुश्किल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कंट्रोल कर पाए। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है ग्राउंड इन्वेजन करके, यानी यूएस को अपने फौजियों को ईरान की सरजमी पे भेजना पड़ेगा एक मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए, और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वियतनाम में था। वियतनाम भी यूएस से बहुत दूर है, पर वहाँ पे जो यूएस के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको साउथ वियतनाम को सिक्योर करना था, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि साउथ वियतनाम की आर्मी वो कंप्लेन कर रहे थे कि इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए फिर साउथ वियतनाम को सिक्योर करने के लिए यूएस ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस भेजी, और फिर वियतनाम वॉर में क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, पूरी सीरीज बनाई है। वियतनाम वॉर एक बहुत बड़ा लेसन है दुनिया के हर बड़े कंट्री के लिए कि जब वो कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशली ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो उसमें कितनी तकलीफें आती हैं। ईरान के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अल्टीमेटली बात निकल के ये आती है कि अगर यूएस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर करना है तो नेवी से वो नहीं कर सकते, ग्राउंड इन्वेजन से कर सकते हैं। पर ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए, स्पेशली जब यूएस के पास वो वियतनाम वॉर का एक्सपीरियंस है, तो क्या यूएस ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए रेडी होंगे? अब अगर देखा जाए तो इस समय ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 50% के आसपास आ चुकी है, पर अगर वो फिर भी मन बना लें तो उनको कांग्रेस का अप्रूवल लगेगा एक ग्राउंड फोर्स भेजने के लिए। हो सकता है कि ट्रंप कोशिश करें कि वो जो उनका रूल है कि कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ता है, उस रूल को, उससे बचने की कोशिश करें, उसको बाईपास करने की कोशिश करें और किसी और रूल को यूज करके वो कुछ छोटी ग्राउंड फोर्स भेज दें। पर ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में कि क्या सच में यूएस फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर करने के लिए। तो ये तो हमने सारी बातें देख ली कि मिलिट्री या टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल रीजंस की। यूएस के प्रेसिडेंट ने अभी अपने एक सोशल पोस्ट में चाइना की मदद मांगी। उन्होंने कहा कि चाइना इतना सारा ऑयल लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उनको हमारी मदद करनी चाहिए ईरान पे प्रेशर डालने के लिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखें। पर साथ ही में ये भी न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने ये कह दिया है कि चाइनीज शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रही हैं, जो येन में, जो चाइनीज करेंसी है उसमें जो ट्रेड कर रही हैं, उनको वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देंगे। अब आप एक बार सोच के देखिए, अपने आप को आप चाइना की पोजीशन पे डालिए। यूएस जो आपका कुछ खास दोस्त नहीं है, आपका इनफैक्ट आपका एक तरह से कंपटीशन ही रहता है हमेशा, वो आपको कह रहा है कि भाई तुम ईरान पे प्रेशर डालो कि इस स्टेट को ओपन करे। अब आप सोच रहे हो कि ईरान मेरी शिप्स को तो आने दे रहा है, और जो मुझे कह रहा है कि मैं उन पर प्रेशर डालूं, उनसे तो मेरी कोई खास दोस्ती है नहीं, तो मैं क्यों ईरान के ऊपर प्रेशर डालूंगा। वही चीज़ इस समय कुछ चाइना करते हुए नजर आ रहा है। उनके पास उनके जो टैंकर्स हैं वो तो पास हो ही रहे हैं स्टेट से, तो ये बहुत अनसर्टेन सी बात लग रही है कि चाइना एक्चुअली प्रेशर डालेंगे। मे बी अगर पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठा होकर प्रेशर बनाए तो शायद ऐसा हो सकता है, पर अभी चाइना का जो उल्लू है वो सीधा हो रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि कुछ दिनों में चाइना प्रेशर डालेगा ईरान के ऊपर। चाइना को अगर छोड़ दें तो दूसरी तरफ जो यूएस के बाकी ट्रेडिशनल एलाइज हैं, फ्रांस, यूके, जापान, उनसे भी, साउथ कोरिया भी, उनसे भी यूएस ने मदद मांगी। पर अभी तो यूके और फ्रांस तो कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई ये नहीं है, हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। हालांकि डिप्लोमेटिकली वो कह रहे हैं ईरान को कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, ये स्टेट सबके लिए ओपन रहना चाहिए, पर अभी तक फ्रांस, यूके ने कोई कमिटल रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ऐसा इंडिकेट नहीं किया है कि वो इस लड़ाई में यूएस की मदद करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके एक और पॉलिटिकल कारण है जो कि यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये कन्वेंशन ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो सोवरेनिटी है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जो ओनरशिप है, वो है ओमान और ईरान की, पर बाकी देश इसको पैसेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ईरान और ओमान को पैसेज को यहाँ नहीं रोकना है, वो ऐसा नहीं रोक सकते। पर सोवरेनिटी की जहाँ तक बात है वो ओमान और ईरान के पास ही है। तो अगर यूएस कोशिश करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर करने के लिए, तो एक तरह से वो ईरान की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे होंगे। तो यूनाइटेड नेशंस में बहुत बवाल हो सकता है, और अगर यूनाइटेड नेशंस में बवाल ना हो, ऐसा यूएस चाहता है, तो उनको उन कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं। चाइना भी है, रशिया भी है। वो सारे कंट्रीज जब इसको ओके करेंगे कि हाँ ठीक है, यूएस जो टेक ओवर करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, वो ओके है, तभी यूनाइटेड नेशंस इस बात को अप्रूव करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर एक बार यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको ओके कर दिया,
तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उन कंट्रीज को भी अपनी फोर्सेस को भेजना पड़ेगा। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेक ओवर करना है तो यूएस के सामने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज ये है कि उन देशों को मनाना पड़ेगा जो देश ट्रेडिशनली यूएस के साथ इस मामले पे साइड नहीं करेंगे। चाइना यूएस के साइड में नहीं आएगा, रशिया, शायद से भारत भी इस बात को लेकर नॉन कमिटल रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस को टेक ओवर करना चाहिए। तो ओवरऑल पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी खिचड़ी है और इससे निकलने के लिए यूएस के पास मिलिट्री का कोई रास्ता नहीं है और पॉलिटिकली भी ऐसा अभी नजर आ रहा है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पर इस सब बात को इग्नोर करते हुए भी अगर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को यहाँ पे भेजा तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि ईरान में बहुत हाई कैजुअलिटीज दोनों साइड्स को होंगी। और क्या यूएस उन हाई कैजुअलिटीज के लिए रेडी है? अभी तक कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा कैजुअलिटीज, 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जो कि यूएस सिटीजन्स हैं और उन्हीं को लेके यूएस में बवाल होना शुरू हो गया है। तो अगर एक लंबा कैंपेन चलता है, अगर एक्चुअली एक ग्राउंड इन्वेजन होता है तो उसमें सैकड़ों जाने जाएंगी। और वियतनाम ने इस बात को दिखाया है कि जब भी कैजुअलिटीज यूएस की बढ़ने लगती हैं तो यूएस के अंदर जो वॉर को लेके सपोर्ट है वो ड्विंडल करने लगता है, वो हिलने लगता है और उसी बात का बाकी कंट्रीज जो उनसे लड़ रही हैं यूएस से वो उसका फ़ायदा उठाती हैं। तो ईरान का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा इस समय कि उनको यूएस को हराना है। उनका ऑब्जेक्टिव बस इतना होगा कि यूएस को इतनी कैजुअलिटीज दे देनी है कि जो ट्रंप का सपोर्ट है इस वॉर को लेके वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट 1968 में यूएस और वियतनाम के बीच में जो वॉर चल रहा था उसमें एक टेट ऑफेंसिव लॉन्च किया था यूएस के अगेंस्ट नॉर्थ वियतनाम ने, वियतकॉन्ग और नॉर्थ वियतनाम ने मिलकर। और उस ऑफेंसिव में जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे नॉर्थ वियतनाम के वो कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए। यूएस ने उनको हरा दिया था। पर फिर भी इस ऑब्जेक्टिव में हारने के बाद भी नॉर्थ वियतनाम ने एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल डिफीट यूएस को दी थी, क्योंकि टेट ऑफेंसिव के बाद यूएस के लोग, यूएस की जो कांग्रेस है, वहाँ के पॉलिटिशियंस एकदम हाहाकार करने लग गए थे कि क्यों हम वियतनाम में इतने समय से उलझे हुए हैं। और टेट ऑफेंसिव के बाद ही इस वॉर के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थे यूएस के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो देखिए, मिलिट्री के स्टैंड पॉइंट से या जो ऑब्जेक्टिव लेके नॉर्थ वियतनाम गए थे इस ऑफेंसिव में, वो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह फेल हुआ, पर किसी दूसरे साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट पे उनको विक्ट्री मिली। और इस बात को सब कंट्रीज जानते हैं। अगर यूएस में वॉर को लेके जो सपोर्ट है वो कमज़ोर हो गया तो यूएस पीछे हट जाएगा। ये बात ईरान भी जानते हैं और वो सारे कंट्रीज जानते हैं जो इस समय इस डर में है कि यूएस उनके ऊपर हमला कर देगा या उनको इन्वेड कर देगा। इस लिस्ट में ग्रीनलैंड भी है। अब ये देखने वाली बात है आगे आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके क्या सिचुएशन बनती है। क्या यूएस बाकी एलाइज को रेडी कर लेता है? क्या इतना प्रेशर आता है ऑयल प्राइसेस पे कि बाकी देश एक्चुअली रेडी हो जाते हैं यूएस की सपोर्ट करने के लिए? या फिर ईरान के प्रति जो चाइना का सपोर्ट है वो बना रहता है? अगर चाइना ने ईरान को अपोज नहीं किया तो यूएस को बहुत मुश्किल होने वाली है बाकी सारे कंट्रीज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखवाने के लिए।